सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स का समावेश इस परीक्षा मंथन मैगजीन में है। ये वीडियो नंबर 19 है। यह वीडियो नंबर 19 है और इसके पहले 18 वीडियो हो चुके हैं। यदि उन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर देखें। परीक्षा मंथन मैगजीन को पढ़ें। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम NSE प्राइम। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने एक नए कॉरपोरेट अभिशासन पहल NSE प्राइम की शुरुआत की है। NSE प्राइम की शुरुआत की कौन किया है? तो नेशनल स्टॉक NSE ने किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। NSE प्राइम के बारे में जान लीजिए। यह एक ढांचा है जो सूचीबद्ध कंपनियों के लिए विनियमों द्वारा आवश्यक किए गए मानकों की बजाय कॉरपोरेट अभिशासन के उच्च मानकों को निर्धारित करता है। NSE में सूचीबद्ध सभी कंपनियां स्वेच्छा से NSE प्राइम को अपना सकती हैं। NSE में जो भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं अपने स्वेच्छा से NSE प्राइम को अपना सकती है। लाभ इसका क्या होगा? यह भारत में कॉरपोरेट अभिशासन मानकों के स्तर में वृद्धि कर देगा। निवेशकों को उन कंपनियों की पहचान करने में सक्षम करेगा जिन्होंने कॉरपोरेट अभिशासन के उच्च मानक लागू करने की इच्छा प्रकट की है। सूचीबद्ध कंपनियों में निवेशकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने में सहायक होंगे। तो ध्यान रखिए, NSE प्राइम NSE के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका लाभ है भारत में कॉरपोरेट जो अभिशासन है उसके मानक स्तर में वृद्धि होगी। सूचीबद्ध कंपनियों में निवेशकों की गुणवत्ता में वृद्धि होंगे। अगला है NFT। NFT का मतलब है नॉन फंजीबल टोकन। यह एक तरह की डिजिटल संपत्ति या डेटा होता है जो ब्लॉकचेन रिकॉर्ड होता है, जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। NFT बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे ही क्रिप्टो टोकन है। ये बिटकॉइन की तरह एक क्रिप्टो टोकन है NFT। कैसे काम करता है NFT? तो नॉन फंजीबल टोकन का इस्तेमाल, NFT नॉन फंजीबल टोकन का इस्तेमाल डिजिटल एसेट्स सामानों के लिए किया जा सकता है जो एक दूसरे से अलग होते हैं। इससे उनकी कीमत और यूनिकनेस साबित होता है। ये वर्चुअल गेम्स के आर्ट वर्क की तरह हर चीज़ के लिए स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। NFT को स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन बना देगा NFT को स्टैंडर्ड और ट्रेडिशनल ट्रेड में एक्सचेंज किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। इन्हें डिजिटल मार्केट प्लेस में खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है, ये डिजिटल मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। किन चीज़ों को NFT में शामिल किया जा सकता है? इनकी मदद से डिजिटल जगत में किसी पेंटिंग, किसी पोस्टर, ऑडियो वीडियो को सामान्य चीज़ों की तरह खरीदा बेचा जा सकता है। इसके बदले आपको डिजिटल टोकन मिलते हैं जिन्हें NFT कहा जाता है। जैसे किसी पोस्टर को, पेंटिंग को, ऑडियो वीडियो को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उसके बदले में आपको टोकन मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? NFT बोलते हैं। NFT को आप नए दौर की नीलामी की तरह समझ सकते हैं। नया दौर का नीलामी, कोई आर्ट वर्क या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी काफ़ी दुनिया में न हो, उसे NFT करके लोग पैसा कमाते हैं। कह रहा है कोई भी आर्ट हो गया, कोई भी वर्क हो गया, ऐसा चीज़ जिसकी दूसरी कॉपी दुनिया में नहीं हो, तो वहाँ पे NFT लोग करके उसका पैसा कमाते हैं। मतलब जैसे पेंटिंग, पोस्टर, जो भी यूनिक चीज़ हो गया उसको सेल करना है, उसको ख़रीदना है, तो NFT के तहत उसको टोकन मिलते हैं, अर्थात उसका एक मूल्य मिलता है। क्यों बढ़ रहा है NFT का आकर्षण? कला जगत में NFT बेचना एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में तेज़ी से उभर रहा है। इससे कलाकारों को अब अपनी कला को बेचने के लिए दीर्घाओं या नीलामी घरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
इसके बजाय कलाकार इसे सीधा उपभोक्ता को NFT के रूप में बेच सकते हैं। इसके अलावा जब भी उनकी कला किसी नए मालिक को बेची जाएगी तो उन्हें बिक्री का कुछ हिस्सा प्राप्त होगा। NFT क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग होता है, ये समझिए। NFT जो है क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग होता है। आमतौर पर NFT को भी बिटकॉइन या इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी की तरह ही प्रोग्रामिंग करके बनाया जाता है। जिस प्रकार से बिटकॉइन तैयार किया जाता है उसी प्रकार से NFT को भी तैयार किया जाता है। फिजिकल मनी और क्रिप्टो करेंसी फंजिबल है। फिजिकल मनी हो गया, क्रिप्टो करेंसी सब फंजिबल है, ये नॉन फंजिबल है। ठीक है, NFT नॉन फंजिबल है। इसका अर्थ है कि इनका व्यापार या आदान प्रदान किया जा सकता है। ये मूल्य में भी बराबर होते हैं, यानी $1 की वैल्यू हमेशा दूसरे डॉलर के बराबर होती है। लेकिन NFT में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में मूल्य बराबर होता है, $1 का जो वैल्यू है वो दूसरे डॉलर का भी होगा, मतलब मूल्य इसमें सेम होगा। ठीक है, और इसका आदान प्रदान व्यापार किया जा सकता है। ये फंजिबल होते हैं, क्रिप्टो करेंसी फंजिबल होते हैं, मनी फिजिकल मनी फंजिबल होते हैं। ठीक है, इसका मूल्य और बराबर मूल्य मिलता है। लेकिन NFT जो है, एक NFT का वैल्यू दूसरे NFT से अलग होता है, इसलिए नॉन फंजिबल है। तो NFT नॉन फंजिबल है। इसमें एक NFT का वैल्यू दूसरे NFT से, जैसे कोई NFT पेंटिंग का है तो उसका अलग वैल्यू, कोई NFT आपका ऑडियो का वीडियो का तो उसका वैल्यू अलग। लेकिन फिजिकल मनी में, क्रिप्टो करेंसी में ये सब क्या है, फंजिबल है। चलिए आगे देखिए। देश की सबसे बड़ी संपत्ति सृजक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। तेल से लेकर दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी संपत्ति सृजन के तौर पर उभरी है और पिछले 5 साल में उसने 9.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति जोड़ी है। मोतीलाल ओसवाल के 26वें सालाना संपत्ति सृजन अध्ययन से यह जानकारी मिली है। इस तरह से मुकेश अंबानी की नियंत्रण वाली कंपनी ने 2014 से 19 के दौरान सृजित 5.6 लाख करोड़ रुपये के अपने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। मौजूदा अध्ययन वित्त वर्ष 2016 से 21 की अवधि को कवर करता है और संपत्ति सृजन के लिहाज से 100 अग्रणी कंपनियों को घटते हुए क्रम में रैंकिंग देता है, जो BSE सेंसेक्स के मुकाबले कंपनी के शेयर में उम्दा प्रदर्शन पर आधारित है। साथ ही 100 अग्रणी कंपनियों की इस अवधि में कीमत में सालाना चक्रवृद्धि के लिहाज से हुई बढ़ोतरी के मुताबिक भी रैंकिंग की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी संपत्ति सृजक के तौर पर रिलायंस का फिर से उभरना फिजिकल व डिजिटल दोनों तरह की ताकत को प्रतिबिंबित करता है। तेल से लेकर केमिकल और खुदरा कारोबार मजबूती से हाजिर तौर पर जमा हुआ है, जबकि दूरसंचार कारोबार डिजिटल है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखिए कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति सृजक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है। ये अपना रिकॉर्ड खुद बनाती है और अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ती है। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था और अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई। दिसंबर 2021 में वर्ष 2020 के 85 अरबपतियों से बढ़कर 126 हो गई। पहले 85 अरबपति थे और 2021 में 126 हो गया तथा उनकी समेकित संपत्ति बढ़कर $729 अरब पहुंच गई है। विदित हो कि पिछले 1.5 वर्षों में शेयर बाजार में तेजी और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO की बढ़ोतरी से देश के अरबपतियों प्रवर्तकों में कई नए प्रवर्तक शामिल हुए हैं, जिससे उनकी संख्या 85 से बढ़कर 126 हो गई है। देश के 5 सबसे धनी प्रवर्तक मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, अजीज प्रेमजी है, रमेश दामानी है, शिव नाडर। तो ये 5 धनी हैं। आगे देखिए। कभी कभी क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछ देगा, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री से, गौतम अडानी पोर्ट्स एंड सेज से,
विप्रो विप्रो किसकी है? अजीम प्रेमजी की। रमेश दमानी एवेन्यू सुपरमार्ट का। शिव नाडर HCL टेक का। तो ये थोड़ा 5 का याद रखें, ध्यान में रखें, यहाँ से मैच करने के लिए या फिर कैसे भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो विप्रो का अजीज प्रेमजी है, एवेन्यू सुपरमार्ट का रमेश दामानी, HCL टेक का शिव नाडर, अदानी पोर्ट्स एंड सेज का गौतम अदानी। और बाकी कितना कितना वृद्धि हुआ ये इधर लिखा हुआ है, कोई विशेष मतलब नहीं। आगे देखिए, 2021 में सबसे तेज से नेटवर्थ बढ़ने वाली 5 कंपनियां हैं। सबसे तेजी से बढ़ी है कौन कौन? तो फाल्गुनी नायर, अभिषेक लोढ़ा, संजय कपूर, अशोक रामनारायण, राजीव धवन। तो फाल्गुनी नायर की कंपनी है FSN ई कॉमर्स कंपनी फाल्गुनी नायर की। अभिषेक लोढ़ा की डेवलपर सोना। संजय कपूर की है सोना BLW। अशोक नारायण की है क्लीन साइंस एंड टेक। राजीव धवन की है ट्राइडेंट। अगला देखिए, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड इनइक्विटी रिपोर्ट 2022। हाल ही में अर्थशास्त्री थॉमस PKT द्वारा सह लिखित विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 ने सुझाव दिया कि बहुत ही मध्यम संपत्ति कर वैश्विक आय को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अरबपतियों के $1 मिलियन से अधिक की संपत्ति के 1% से लेकर 3% तक कर वैश्विक आय का 1.6% उत्पन्न कर सकता है। असमान समाजों में कराधान अत्यधिक असमानता से निपटने में मदद करता है और भविष्य में निवेश करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करता है। रिपोर्ट में पाया गया कि अरबपतियों की संपत्ति में प्रति वर्ष औसतन वृद्धि 9% से अधिक है। इसलिए उन पर 3.5% कर लगाने का मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में उनकी संपत्ति में और वृद्धि होने वाली है। संपत्ति कर शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं में निवेश करने के लिए महत्वपूर्ण राशि जुट सकती है। दुनिया के अरबपतियों का कुल संपत्ति में हिस्सा 1995 में घरेलू संपत्ति का 1% से बढ़कर आज लगभग 3.5% हो गया है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की नई पहल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष RBI RD योजना, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। खुदरा प्रत्यक्ष योजना देखें, RBI RD योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच में वृद्धि करना है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिलों, राज्य विकास ऋणों और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए एक पोर्टल की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के लागू होने के बाद भारत की ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाले कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। ठीक है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना है। इस योजना का मुख्य विषय एक राष्ट्र एक लोकपाल पर आधारित है, जिसमें एक पोर्टल, एक ईमेल और ग्राहकों की अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पता होगा। केंद्रीय बैंक के वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र में RBI की मौजूदा 3 लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019 को एकीकृत किया गया है। योजना का महत्व। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण RBI पर दरों में वृद्धि किए जाने का दबाव बढ़ रहा है। सख्त मौद्रिक नीति लागू किए जाने से बॉन्ड की मांग कमजोर होने की संभावना है, जिससे सरकार के लिए अपने आगामी रिकॉर्ड स्तर पर शुरू किए जाने वाले ऋण कार्यक्रम को निष्पादित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। फिलीपींस जैसे एशिया के अन्य उभरते बाजार वाले देशों द्वारा भी महामारी से लड़ने के लिए नागरिक से धन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।
आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के लिए खास संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रॉम्प्ट प्रोएक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क जारी किया है। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से बैंक उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप कर सकते हैं। साथ ही पीसीए फ्रेमवर्क बाजार अनुशासन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करेगा। उल्लेखनीय कि संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए के बारे में जान लीजिए। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आरबीआई कमजोर वित्तीय संकेतकों वाले बैंकों पर नज़र रख सकता है। पीसीए फ्रेमवर्क को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2022 में खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता के कारण पूंजी में कमी से ग्रसित होने वाले बैंकों या लाभ प्रदाता में कमी आने से कमजोर बैंकों के लिए एक संरचित प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित संपत्ति एनपीएज की समस्या का निस्तारण करना है। भारत में वित्तीय संस्थानों के लिए समाधान व्यवस्था पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्यकारी समूह तथा वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2017 में पीसीए फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई थी। संशोधित फ्रेमवर्क का मुख्य प्रमुख बिंदु। संशोधित फ्रेमवर्क के तहत पूंजी परिसंपत्ति गुणवत्ता और प्रभावान क्षमता की निगरानी की जा सकेगी। संशोधित ढांचे के मुताबिक पूंजी परिसंपत्ति गुणवत्ता और प्रभावन क्षमता के ट्रैक करने के लिए CRAR या समान इक्विटी टियर 1 प्रभावान क्षमता अनुपात के संकेतक के रूप में प्रयुक्त किए जाने का प्रावधान है। विमुद्रीकरण की 5वीं वर्षगांठ। 8 नवंबर 2021 को भारत में विमुद्रीकरण नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ थी। विदित हो कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। विमुद्रीकरण के साथ ही पूरे देश में 500 और 1000 रुपये के नोटों की कानूनी मुद्रा के रूप में वापस ले लिया गया था। इस कदम का उद्देश्य काले धन को खत्म करना था। विमुद्रीकरण कानूनी मुद्रा के रूप में मुद्रा की स्थिति को वापस लेने का एक कार्य है। यह तब होता है जब किसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा बदली जाती है। इसके तहत मुद्रा के वर्तमान रूप या रूपों को प्रचलन से हटा लिया जाता है और उन्हें नए नोटों या सिक्कों में बदल दिया जाता है। तो विमुद्रीकरण समझ गए। विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या है? अवैध लेन देन के लिए उच्च मूल्य के नोटों के उपयोग को बंद करना, जो काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाता है। यह वाणिज्यिक लेन देन के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करता है और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाता है, जिसमें सरकार का राजस्व बढ़ता है। अगला टॉपिक है ग्रीन बॉन्ड। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में सूचना विषमता के कारण ग्रीन बॉन्ड जारी करने की लागत अन्य बॉन्डों की तुलना में अधिक रही है। क्या होता है ग्रीन बॉन्ड? समझ लीजिए। ग्रीन बॉन्ड किसी भी अन्य बॉन्ड की तरह ही ऋण प्राप्ति का एक साधन है, जिसके माध्यम से ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। ग्रीन बॉन्ड, सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी करती है। इसमें क्या होगा? पर्यावरण के लिए, ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। इससे जो पैसा आता है पर्यावरण, स्वच्छ जल इत्यादि पर खर्च किया जाता है। गौरतलब है कि एक नियमित बॉन्ड और एक ग्रीन बॉन्ड में मुख्य अंतर यह है कि ग्रीन बॉन्ड जारी सार्वजनिक रूप से यह कहता है कि ग्रीन बॉन्ड जो जारी करता है सार्वजनिक रूप से यह कहता है कि वह पर्यावरण लाभ जैसे अक्षय ऊर्जा, कम कार्बन परिवहन आदि जैसे हरित परियोजनाओं पर परिसंपत्तियों या व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूंजी अर्जित कर रहा है। ग्रीन बॉन्ड, यह बॉन्ड इसलिए कि आपका जो पैसा आएगा वो ग्रीन क्षेत्र में लगेगा। कार्य प्रणाली देखिए। ग्रीन बॉन्ड किसी भी अन्य कॉर्पोरेट बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड की तरह ही कार्य करता है। ऋणकर्ताओं द्वारा इन प्रतिभूतियों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली या प्रदूषण कम करने जैसे सकारात्मक पर्यावरण प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण को सुरक्षित करने के लिए जारी किया जाता है। ग्रीन बॉन्ड ग्रीन क्षेत्र के लिए और क्या? पर्यावरण के लिए, जल के लिए, अक्षय ऊर्जा के लिए, ये सब ध्यान में रखें। इन बॉन्डों को खरीदने वाले निवेशक इनके परिपक्व होने या अवधि पूरी होने तक उचित लाभ अर्जित करते हैं। अब अगला है ब्लू बॉन्ड। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड। ठीक है।
ब्लू बॉन्ड मतलब ब्लू पानी से संबंधित है, समुद्र से संबंधित है। ब्लू बॉन्ड की पर्यावरण से संबंधित बॉन्ड भी होता है, ये भी पर्यावरण से संबंधित बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन पर्यावरण से संबंधित है, तो ग्रीन बॉन्ड भी पर्यावरण से संबंधित है, ब्लू बॉन्ड भी पर्यावरण को अच्छा करने से संबंधित है। ब्लू बॉन्ड है, देखिए, जो समुद्र और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हेतु परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया जाता है। इस समुद्री परियोजना के लिए इसमें धन जुटाया जाता है। सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं, ये याद रखिएगा। जितने सारे ब्लू बॉन्ड हैं ना वो ग्रीन बॉन्ड होते हैं, लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने सारे ब्लू बॉन्ड हैं वो ग्रीन बॉन्ड के क्षेत्र में आ जाएंगे, लेकिन जितने सारे ग्रीन बॉन्ड हैं वो ब्लू बॉन्ड के क्षेत्र में नहीं आएंगे, क्योंकि ब्लू बॉन्ड तो ब्लू आप अर्थात पानी में ही काम करेगा, पानी करने का अर्थ समुद्र वगैरह में, ठीक है। तो समुद्र और उससे संबंधित जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी रक्षा करने के लिए जो परियोजना लाई जाती है, उस परियोजना के लिए वित्त पोषित किया जाता है बॉन्ड जारी करके, जिसका नाम है ब्लू बॉन्ड। तो यहाँ का है सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड हो सकते हैं। ब्लू बॉन्ड को भी डाल देंगे किसमें, ग्रीन बॉन्ड में, लेकिन ग्रीन बॉन्ड को हम ब्लू बॉन्ड में नहीं डाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एक सैलोडिज्म का है, ऐसे बना लीजिए, ये है ग्रीन बॉन्ड और ये है ब्लू बॉन्ड, ये देखिए ये है ब्लू बॉन्ड, ये रह गया ब्लू और ये हो गया आपका ग्रीन। ये देखिए आपका ग्रीन हो गया। तो ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड में समा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन बॉन्ड और जलवायु बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड और जलवायु बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड और जलवायु बॉन्ड को कभी कभी एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह ही भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन जलवायु बॉन्ड शब्द को कुछ अधिकारी विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावी को कम करने पर केंद्रित परियोजनाओं के लिए उपयोग करते हैं। देखिए जो ग्रीन बॉन्ड है ना, ग्रीन बॉन्ड को और जलवायु बॉन्ड दो शब्द हैं, तो दोनों को पर्यायवाची की तरह ही माना इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये विशेष तौर पर जो आधिकारिक जो शब्द हैं ये थोड़ा दोनों में भिन्नता है। जैसे में विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को कम करने के लिए ये आपका जलवायु बॉन्ड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जलवायु बॉन्ड्स ग्रीन बॉन्ड्स दोनों मतलब कि अगर शब्द को देखा जाए और आधिकारिक शब्द को देखा जाए तो थोड़ा सा अंतर है। तो जलवायु बॉन्ड्स में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की जाती है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बात की जाती है, और इसमें जो भी परियोजना लाई जाती है उसके लिए वित्त पोषण जलवायु बॉन्ड्स की मदद से किया जाता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जरूर देखिए, बार बार देखिए वीडियो को, 3 से 4 बार 5 बार देखिए। एक बार परीक्षा मंथन मैगजीन को खुद पढ़ लीजिए। PDF इत्यादि मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।